हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर चैप्टर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है क्वेश्चन की बुक और रिले में माल फिनिशिंग होता है के कारण, अर्थात ये किसके कारण माल फिनिशिंग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट है, बी ऑप्शन दिया गया भारी बॉय शॉर्ट सर्किट, और सी ऑप्शन दिया गया तेल का स्तर ढीले लेवल से नीचे गिरने से, और यहाँ पर दिया गया असीमित ब्रीथिंग एक्शन। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं बुकोज जो रिले है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो आपका बुकोज रिले ये ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर में स्रोत से अलग भी कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर में ये प्रयुक्त होता है ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह ये कार्य करता है। क्लियर होगा दोस्तों। देखिए इसमें 2 प्लेट आपकी लगी होती है, ठीक है, और ये आपका जो 2 प्लेट है इसमें आपका 2 मरकरी स्विच भी होते हैं, और इसमें जो आपका एक होता है बहुत सारी इसमें डिवाइस भी लगी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बुकोज अत्यधिक ओवरहीट होता है, ठीक है, इसके कारण बुकोज रिले में मॉल फिनिशिंग होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा किया दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कंजर्वेटर, बी ऑप्शन दिया गया ब्रीदर, और सी ऑप्शन दिया गया उत्तेजक। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आपको आंसर देने के लिए मात्र 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। तो दोस्तों जो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर के विस्थापन में जो प्रयोग नहीं होता है वो आपका होता है क्या, उत्तेजक। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की हिस्टैरिसीस हॉर्स सबसे कम निर्भर करता है, अर्थात ये किस पे निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर या आवृत्ति पर या एम्बिएंट तापमान पर या मटेरियल की मात्रा पर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर लेता है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर एक प्रवर्धक है या गतिज मशीन है या स्थैतिक मशीन है या रोटरी कन्वर्टर है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो कि वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये इसकी बात करें कि ये एसी पर कार्य करती है या डीसी पे कार्य करती है, तो ये केवल आपका एसी पर कार्य करता है, न कि डीसी पर कार्य करता है। और इसके कार्य सिद्धांत की बात किया जाए तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कैसी मशीन है ट्रांसफार्मर, तो एक स्थैतिक मशीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। NS इज ग्रेटर देन NP या परिवर्तन होता रहता है, सी ऑप्शन दिया गया NS बराबर NP या NP बराबर NS। चलिए सभी लोग बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर के प्रकार के अनुसार हम कह सकते हैं, अर्थात ट्रांसफार्मर के अनुपात के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम ट्रांसमिशन अनुपात कहते हैं। और ट्रांसमिशन अनुपात का जो हमारा सूत्र क्रिएट होता है ये हमारा होता है K बराबर NS अपान NP। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों NS बराबर NP, अर्थात यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं NS इज ग्रेटर देन NP, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को खाली स्थान ये बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील या माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन या सॉफ्ट आयरन। तो ये किस चीज़ से बनाया जाता है? चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दस्ता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति अर्थात आयरन लॉस 500 वाट है, तो उसकी ताम्र क्षति अर्थात कॉपर लॉस होगी कितनी होगी? 250 वाट या 500 वाट या 1000 वाट या 125 वाट। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसको लगाने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जो इसका सूत्र होता है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता बराबर होता है KW/KW प्लस ताम्र हानि प्लस लौह हानि, अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया है ताम्र हानि और यहाँ पर दिया गया अर्थात कॉपर लॉस प्लस आपका आयरन लॉस। ठीक है, तो इस सूत्र पे आप लगाएंगे और पूरे के गुणे आपका होता है 100। तो इस सूत्र पे लगाएंगे दोस्तों, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कितना? 500 वाट। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, एडी धारा क्षति घटाने के लिए। बी ऑप्शन दिया गया हिस्टेरिस क्षति घटाने के लिए। सी ऑप्शन दिया गया एडी धारा तथा हिस्टेरिस दोनों प्रकार की क्षतियां घटाने के लिए सस्ती होने के कारण। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के क्रोड को जो लेमिनेशन किया जाता है सिलिकॉन स्फीत की पट्टी की, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एडी धारा अर्थात यहाँ पर एडी धारा तथा हिस्टेरिस दोनों प्रकार की क्षतियाँ क्या करने के लिए? घटाने के लिए। और दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि जो यहाँ पर हिस्टेरिस लौहानी होती है उसका सूत्र क्या होता है, या यहाँ पर पूछ दिया जाए कि जो ताम्र हानि होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो पहले हिस्टेरिस हानि को जान लीजिए। तो इसका होता है WH बराबर N/B बेस M के घाते 1.6 कूड़े F/V होता है। और दोस्तों यहाँ पूछ दिया जाए कि आपका WH क्या है, तो ये आपका हिस्टेरिसिस हानि है, जो कि वाट में इसको ज्ञात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका BM दिया गया, ये आपका अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अर्थात इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में ज्ञात करते हैं। F इसमें फ्रीक्वेंसी है और भी इसमें क्रोड का आयरन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक और हानि होती है जिसको हम कहते हैं ताम्र हानि। ठीक है, ताम्र हानि यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है WC बराबर IP² RP प्लस IS² RS होता है। ठीक है, और इसमें WS क्या है, सॉरी WC क्या है, तो ये आपका होता है ताम्र हानि। IP क्या है, तो ये आपका प्रारंभिक विद्युत धारा है। और RP क्या है, तो ये आपका प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध है। और IS क्या है, तो ये आपका द्वितीयक विद्युत धारा है। और RS क्या है, तो ये आपका द्वितीयक विद्युत का प्रतिरोध है, अर्थात द्वितीय कुंडली का क्या है? प्रतिरोध है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन अर्थात प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात EMF निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? केवल आवृत्ति पर या केवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर या केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर या आवृत्ति लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सभी लोग इसको बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात इसको जो निर्भर करता है विद्युत वाहक बल, ये आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, लपेट संख्या पर भी करता है और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है
जो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो प्रयोग किए जाने वाला जो आपका रासायनिक पदार्थ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया जल, बी ऑप्शन दिया गया नमक, सी ऑप्शन दिया गया सिलिका जेल और डी ऑप्शन दिया गया खनिज तेल। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है, अर्थात सिलिका जेल। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उसमें होकर एक नमी भी प्रवेश कर सकती है, ठीक है। इसके कारण अर्थात जिसके रोकने के लिए हम ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 या सिलिका जेल भरा होता है जो कि नमी को सोखने में काम आता है। और दोस्तों जो शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का यदि रंग पूछ दिया जाए आपसे तो आप बताएंगे कि शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का जो रंग होता है वो आपका नीला होता है, लेकिन नमी सोखने के बाद ये आपका बैंगनी कलर और फिर गुलाबी हो जाता है और गुलाबी रंग से ये प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने का जो इसकी क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, चलिए सभी लोग इसको बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पीला, सफ़ेद या हल्का गुलाबी या नीला या हरा। मैंने अभी आपसे रिपीट किया हूँ, आप सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए सभी लोग बताइए। चलिए कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि नीला होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बुकोज रिले का प्रयोग खाली स्थान जाता है, अर्थात ये बुकोज जो रिले है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? वायु शीतलन ट्रांसफार्मर में या तेल शीतल ट्रांसफार्मर में या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। चलिए सभी लोग बताइए इसको। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका प्रयोग होता है ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ पर जो बात किया जा रहा है ये बुकोज रिले की, तो इसका प्रयोग होता है यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर इसमें सूचना देता है, ठीक है, जो आपका बुकोज रिले होता है और ट्रांसफार्मर के स्रोत से ये भी अलग कर देता है, जो कि मैं आपको पहले ही रिपीट कर देता हूँ। अब दोस्तों बात आता है कि ये आपका कहाँ पर होता है, तो ये कंजर्वेटर और मेन टैग को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें दो आपका फ्लैट तथा दो आपकी मरकरी स्विच भी लगी होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया कि बुकोज रिले और एक्स जोल्स यहाँ पर वेंट दिया गया, ऑयल गेज दिया गया और यहाँ पर दिया गया तापमान नमी, और इसमें आपको मिलान करना है। देखिए इसमें आपको सूची में कौन सा मैच कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका चौथा नंबर का है ये आपका जाएगा कहाँ पे? ए पे जाएगा, अर्थात यहाँ पर बुकोज रिले का आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 पे, अर्थात बुकोज रिले यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये एक्सप्लोजन सेट ये आपका जाएगा 3 में, अर्थात ट्रांसफार्मर तेल का ताप नापने वाली है, अर्थात ये आपका दूसरे में जाएगा, दूसरे का सॉरी बी का यहाँ पर तीसरे में आएगा। और आयल गेज, ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया गया आयल गेज ये आपका जाएगा दूसरे में, अर्थात ये ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति है। और तापमान यहाँ पर मापी जो आपका दिया गया है ये आपका जाएगा जो बचा हुआ है, अर्थात ये ट्रांसफार्मर तेल का मापने वाली युक्ति, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपका यहाँ पर बी मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरो की संख्या 6 है, प्राथमिक वोल्टता 110 है, यदि V2 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीयक वर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसको सही से सॉल्व कर पाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जो सूत्र होता है आपका NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IA। ठीक है, इस सूत्र से आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। जरूर आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा कितना आपका आंसर आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक परिणामित्र के लिए सही है? घूर्ण युक्ति या स्थैतिक युक्ति या विद्युत स्थैतिक युक्ति या प्रकाशीय युक्ति? चलिए सभी लोग बताइए। तो मैंने आपको इसमें आपको रिपीट किया था कि ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? तो स्थैतिक युक्ति है। कुछ लोग इसको पकड़ लिए हैं, अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित्र कार्य करता है? जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रांसफार्मर केवल किस पे कार्य करता है, किस धारा पे कार्य करता है? एसी पे या स्पंदन डीसी पे या एसी व डीसी दोनों पर या डीसी पे केवल? चलिए सभी लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है हमारा केवल एसी पर कार्य करता है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए उत्तरदायी है? पारस्परिक इंडक्शन या स्व इंडक्शन या फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय इंडक्शन नियम या स्वयं व प्रारंभिक स्टंक्शन नियम? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय इंडक्शन नियम पे कार्य करता है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर या निम्न स्तर से उच्च स्तर या उपयुक्त दोनों या धारा को? अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है ये कैसी धारा को परिवर्तित करता है? स्टेप अप से स्टेप डाउन या स्टेप डाउन से स्टेप अप? यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो आपका है उच्च स्तर से निम्न स्तर पर भी करता है और निम्न स्तर से उच्च स्तर को भी परिवर्तित करता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए? मान लीजिए ट्रांसफार्मर आपका सभी को मालूम है कि एसी पे कार्य करता है, लेकिन यदि हम ट्रांसफार्मर को एसी ना देकर डीसी यदि हम दे देते हैं तो उस समय क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया कार्य करेगा, बी ऑप्शन दिया गया घूमने लगेगा और सी ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी साइड पर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज देगा और डी ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग जल जाएगी। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कोई आपके पास मशीन है वो केवल एसी पर ही कार्य कर सकती है, डीसी पे कार्य नहीं कर सकती है। यदि हम उसमें डीसी यदि लगा देते हैं तो उसकी जो वाइंडिंग होगी पहले तो वो नष्ट हो जाएगी अर्थात जल जाएगी। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? अर्थात किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? तो विद्युत धारा एवं वोल्टेज को या शक्ति एवं वोल्टेज को या शक्ति एवं आवृत्ति को या शक्ति एवं विद्युत धारा को? चलिए सभी लोग बताइए। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका शक्ति एवं आवृत्ति को, अर्थात इसमें फ्रीक्वेंसी और इसमें जो आपका पावर होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो आपका मान होता है ये आपका सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, बी ऑप्शन दिया गया लोड से संयोजित करते हैं, सी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट्स करते हैं और डी ऑप्शन दिया गया हमेशा ओपन रखते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को हम क्या करते हैं? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों उसको हम विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं ताकि उसमें जो आपका जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो आप मान लीजिए एक यहाँ पर व्यवहारिक रूप से हम बात करते हैं, जो भी आपका ट्रांसफार्मर होता है पहले उसमें आपको प्राइमरी साइड से 11,000 दिया जाता है, उसके सेकेंडरी साइड से जब हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी साइड होता है, लेकिन प्राथमिक जो आपका होता है प्राइमरी जो होता है आपका पहले 11,000 कनेक्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी से हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक उच्चतम ट्रांसफार्मर क्या है जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है या जिसमें द्वितीय कुंडली के में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, या सी ऑप्शन देके जो करंट के मान को घटाता है या उपयुक्त सभी? चलिए सभी लोग बताइए इसको।
तो यहाँ पर दोस्तों आपसे बात किया जा रहा है उच्चायक ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो उच्चायक ट्रांसफार्मर का दोस्तों ये इस कार्य होता है कि जो वोल्टेज को मान को भी बढ़ा सके, या जिसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, और ये जो ट्रांसफार्मर के मान को भी घटाता है। तो ये इसका कार्य होता है उच्चायक ट्रांसफार्मर का। तो हम मारेंगे ए बी सही मारेंगे, बी बी और सी बी, अर्थात यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन, पहला ऑप्शन दिया गया है में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति हो, बी ऑप्शन दिया गया कि वोल्टता प्राथमिक से ज्यादा हो, सी ऑप्शन दिया गया में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा हो, और डी ऑप्शन दिया गया में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली होते हैं, इसमें प्राथमिक कुंडल की अपेक्षा कम लपेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपका एल्युमिनियम है, या सिलिकॉन इस्पात है, या लकड़ी, या हार्ड आयरन। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों वो पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका सिलिकॉन इस्पात कहलाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी, पहले नंबर की वीडियो थी। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी दूसरी वीडियो आए या अनेकों वीडियो आए तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए और हमारी वीडियो को देख पाएँ आप आसानी पूर्वक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।